जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीडीयू पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी माइनर सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल लिए हुए हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल लिए हुए हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय जो है आज हम देखेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल जो थे दोस्तों, वो भारत के एक ऐसी हस्ती थे, अर्थात जो पंडित दीनदयाल थे वो भारत के ऐसे हस्ती थे जिन्होंने अपने कार्य और विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, उनके जो विचार थे ऐसे थे जिससे सारे लोग उनकी ओर क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। और ये पेश से एक महान राजनेता थे और एक महान राजनेता के रूप में भी थे। ठीक है, जो कि भारतीय जनसंघ नामक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी थे और ये भारतीय जनसंघ नामक जो पार्टी होती है उसके अध्यक्ष भी थे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, अर्थात जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, वो उस समय भारतीय जनसंघ कहा जाता था और उस पार्टी के वो अध्यक्ष थे। और इनके विचार ऐसे थे कि जिससे यह सारे लोगों को बहुत आकर्षित थे और इनके विचार बहुत अच्छे थे जिससे सब लोग प्रभावित हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र का अलग परिभाषा देते हुए देश के निर्माण के लिए कई कार्य किए जिससे वे आज भी स्मरणीय हैं, जिससे वह आज भी स्मरणीय है। आज भी हम उनको याद करते हैं कि वह देश के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे हम उनको आज भी याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों उनका कुछ परिचय बिंदु है इनका जीवन परिचय से लेकर के। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि उनका जो पूरा नाम था दोस्तों वो पंडित दीनदयाल था। क्या था दोस्तों? पंडित दीनदयाल। अन्य नाम जो था, जो उपनाम था उनका, वो दीना था। और उनकी जो जन्म तिथि थी दोस्तों वो 25 सितंबर 1916 थी। याद रखिएगा दोस्तों, 25 सितंबर 1916 उनकी जो जन्म थी वो तब हुआ था। उनका जन्म स्थान था दोस्तों वो चंद्रभान गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चंद्रभान गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। आगे हम देखेंगे दोस्तों तो उनका जो एज था वो 51 साल। ठीक है दोस्तों, उस समय की बात है कि मतलब 51 साल ही, मतलब वो उनका पूरा जो जीवन काल था वो यही था। राष्ट्रीयता जो है उनकी भारतीय थी दोस्तों। प्रसिद्धि जो था वो राजनेता थे। राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो भारतीय जनसंघ अर्थात भारतीय जनता पार्टी थी। ठीक है दोस्तों, जो इस समय बीजेपी के नाम से जानी जाती है। तो उनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो क्या थी? भारतीय जनसंघ थी। आगे हम देखेंगे राज्य उनका जो था वो तुला था दोस्तों। क्या था? तुला था। और मृत्यु उनकी दोस्तों 11 फरवरी 1968 में हो गई। ठीक है दोस्तों, उनका जो मृत्यु हुआ वो 11 फरवरी 1968 में हो गया। कहाँ हुआ था दोस्तों मृत्यु स्थान? वो मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश, अर्थात मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं दीनदयाल जी के परिवार, उनके परिवार के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन था। तो पहला था दोस्तों उनकी माता का नाम था रामप्यारी। पिता का नाम था दोस्तों श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय। दादाजी का नाम था दोस्तों पंडित हरिराम उपाध्याय। नाना जी का नाम था दोस्तों पंडित चुन्नीलाल। भाई का जो नाम था उनके वो शिवदयाल था। तो आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से कि माता का नाम उनके राम प्यारी था, पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय था, दादाजी का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, नाना जी का नाम चुन्नीलाल था और भाई का नाम शिवदयाल था। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि आगे ये होता है दोस्तों कि छोटी सी उम्र में ही संघर्ष भरा जीवन दीनदयाल समाज के लिए एक मिसाल है। वो छोटी सी ही उम्र से ही दोस्तों अपने संघर्ष से उनका भरा एकदम जीवन था। छोटे ही थे तभी से वो बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। कहा जाता है कि यह एक मध्यवर्गीय परिवार के हिस्सा थे, अर्थात यह मध्यवर्गीय परिवार के हिस्सा थे। उनके दादाजी पंडित हरिराम उपाध्याय एक
ज्योतिषी थे। ठीक है दोस्तों, वो एक ज्योतिषी थे। उनकी पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर थे। ठीक है दोस्तों, उनके जो पिता थे वो जलेसर सहायक स्टेशन मास्टर थे और उनकी माता धार्मिक रीति रिवाज को मानने वाली महिला थी, अर्थात उनकी जो माता थी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इसके अलावा उनके परिवार में उनका एक शामिल छोटा भाई था जो उनसे 2 साल का छोटा था, जिसका नाम शिवदयाल था, आप लोगों ने देखा ही है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि दोस्तों की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनका जो जीवन समय रहा वो बहुत कठिनमय था, बहुत संघर्ष भरा हुआ था। आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो सन 1918 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, ठीक है दोस्तों, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र केवल 2.5 साल की थी। ठीक है दोस्तों, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनकी उम्र केवल 2.5 साल ही थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण बंद हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों उनसे उनका भरण पोषण बंद हो गया था, अर्थात बोझ पड़ने लगा इन लोगों पे और खाने पीने की दिक्कत होने लगी, तमाम खर्चे थे। इसकी वजह से उनके परिवार की स्थिति बिगड़ रही थी। तब उनके नाना जी ने उनके परिवार को संभाला। उसके बाद उनकी माता की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। उनकी माता जी को कोई बीमारी था जिसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई, जिससे दीनदयाल जी एवं उनके भाई दोनों अनाथ हो गए, पिताजी जब वो दीनदयाल 2.5 साल के ही थे तभी चले गए और उनकी माताजी बीमारी होने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई, जिससे यह दोनों अकेले पड़ गए और वो अनाथ हो गए। किंतु उनका पालन पोषण उनका ननिहाल में बेहतर तरीके से हुआ। उनकी ननिहाल फतेहपुर सिकरी के पास स्थित गांव गुड़ की मंडी का था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जब केवल 10 वर्ष के थे तब उनके नाना जी का देहांत हो गया। देखिए, जब वो अभी 10 वर्ष के ही हुए थे पंडित दीनदयाल, तभी उनके नाना जी भी उनको छोड़ के चले गए, उनका भी देहांत हो गया। इस तरह से उन्होंने बहुत सी छोटी उम्र में अपने परिवार को खो दिया था। अब उनके केवल एक ही सहारा था, उनका भाई शिवदयाल। अर्थात इस तरह उन्होंने अपने छोटी सी उम्र में बहुत सारे लोगों को खो दिया और अपने छोटे से उम्र में बहुत सारे लोगों को अपने को जाते हुए देखा, जिससे वो उनका मन क्या होना बैठने लगा और एक सहारा बस वही था, शिवदयाल। आगे देखते हैं दोस्तों, वे दोनों अपने मामा जी के साथ रहते थे, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय और शिवदयाल, उनके छोटे भाई दोनों उनके मामा जी के साथ रहते थे। उनके मामा ने उन्हें अपने बचपन की तरह पाला था, मतलब बच्चों की तरह पाला था, वो उनके मामा जो थे उनको बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह पाला, जैसे अपने बच्चों को पाला एकदम वैसे ही पाला। दीनदयाल जी अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, वो बहुत प्यार करते थे अपने भाई से। उनके भाई को छोटी उम्र में ही एक गंभीर बीमारी लग गई थी, अर्थात उनके भाई को भी छोटी उम्र से ही एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिससे कारण उन्होंने भी भाई शिवदयाल को एक अभिभावक के रूप में संभाला। किंतु उनके भाई को 18 नवंबर 1934 में ही उस बीमारी से चलते मृत्यु हो गई, अर्थात उनके भाई का भी 1934 में मृत्यु हो गई उस बीमारी के कारण, जिसके कारण वो बीमार थे। उसकी बीमारी के कारण उनके शिवदयाल भाई की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने बहुत अकेलापन लगने लगा और वो दुखी रहने लगे, क्योंकि अब उसका परिवार में उनके साथ कोई नहीं बचा था। किंतु उन्होंने हार नहीं माना और अपनी पढ़ाई करने का फैसला किया। क्या हुआ दोस्तों, उनके जो छोटे भाई थे शिवदयाल, उनको भी छोटी उम्र में ही एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनका भी मृत्यु हो गया और उसके बाद से वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करने लगे और वो बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि अपने छोटी सी उम्र में ही माता जी को खो दिए, पिताजी को खो दिए, दादाजी, नाना जी, और लास्ट में जो एक उनका भाई भी था वो भी, उनका भी मृत्यु हो गया, जिससे वह बहुत दुखी हो जाते हैं किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में दीनदयाल जी ने हार नहीं माना और अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। आगे देखेंगे दोस्तों, दीनदयाल की जो कुछ शिक्षाएं थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, थोड़ा देखेंगे कि दीनदयाल की जो शिक्षा थी वो क्या थी। तो पहला था दोस्तों हाई स्कूल की शिक्षा, उन्होंने सिकरी के हाई स्कूल से प्राप्त किया था। दूसरा था इंटरमीडिएट का शिक्षा, यह पिलानी में जीडी बिरला कॉलेज से प्राप्त किए थे। और तीसरा था बीए, तो बीए इन्होंने सनातन धार्मिक कॉलेज कानपुर से पूरी की थी। और एमए का जो शिक्षा था वो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से
पूरा किया। उसके बाद से देखेंगे दोस्तों, उन्होंने सिकरी में हाई स्कूल की पढ़ाई की। दीनदयाल जी बचपन में ही काफ़ी बुद्धिमान एवं उज्ज्वल थे, अर्थात वह बचपन से ही विवेकपूर्ण और बुद्धिमान थे। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज में कई स्वर्ण पदक, प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में हमेशा इनाम, स्वर्ण पदक जीतते थे। महाराजा कल्याण सिंह जी ने उन्हें पुरस्कार के रूप में किताब के लिए 250 रुपये और मासिक आधार पर 10 रुपये प्रदान किए। अर्थात उनके जो महाराज कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने पुरस्कार के रूप में उन्हें 250 रुपये दिया, ठीक है दोस्तों, और मासिक आधार पर 10 रुपये देने का प्रदान किए, ठीक है। उन्होंने पिलानी में जीडी बिरला कॉलेज में प्रवेश लिया था, ठीक है दोस्तों, जीडी बिरला कॉलेज में प्रवेश लिया था और उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। इसमें वे प्रथम श्रेणी में पास हुए, ठीक है दोस्तों, प्रथम श्रेणी में पास हुए। कानपुर चले गए, वहाँ उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में सनातन धार्मिक, ठीक है दोस्तों, सनातन धार्मिक कॉलेज में अपनी बीए यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वहाँ पर भी उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, ठीक है दोस्तों। वहाँ भी गए, सनातन धार्मिक जो कानपुर में है, वहाँ पर भी उन्होंने स्नातक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। आगे उन्होंने दोस्तों फिर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य एवं एमए करने का फैसला किया और वे उसकी पढ़ाई करने के लिए आगरा गए, ठीक है दोस्तों। किंतु उनके मामा की बेटी, ठीक है दोस्तों, किंतु उनके मामा की बेटी के अचानक बीमार हो जाने के कारण उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में ही छोड़ दी। इस दौरान उनकी बहन का भी देहांत हो गया, अर्थात उनकी जो मामा की लड़की थी, उनका भी अचानक बीमारी हो जाने के कारण उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी नहीं की और उसी बीमारी के कारण दोस्तों उनके मामा जी की लड़की अर्थात बहन की भी देहांत हो गया। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी, जिसको उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था, लेकिन उनकी रुचि आम जनता की सेवा के प्रति अधिक थी, इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं की। और जब उनकी बहन का देहांत हो गया तो उसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा भी दी और उसमें उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन उन्हें जनता की सेवा करने में मन लगता था, अर्थात समाज सेवा में मन लगता था, जिससे वजह से उन्होंने उस नौकरी को नहीं की। आगे देखते हैं दोस्तों आरएसएस, ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्रीय स्वयं सेवक के साथ कैसे क्या हुआ वो देखते हैं दोस्तों। तो दीनदयाल जी को बचपन से ही समाज सेवा में समर्पित होने का संस्कार प्राप्त थे, ठीक है दोस्तों, संस्कार प्राप्त थे। सन 1937 में जब उन्होंने अपनी बीए की परीक्षा को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने के बाद एमए में प्रवेश लिया था, तब वे अपने दोस्त बलवंत महासब्दे के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। अर्थात जब वो स्नातक का प्राप्त कर चुके, स्नातक हो गया उनका, तो उसके बाद से उन्होंने जब एमए का प्रवेश लिया था, तब उन्होंने अपने दोस्त बलवंत महासब्दे के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक में शामिल हुए। उनके साथ एक और सहपाठी सुंदर सिंह भंडारी इस संघ में शामिल हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक केबी हेडगेवार के साथ मुलाकात की, अर्थात जो आरएसएस के संस्थापक थे, कौन थे, केबी हेडगेवर थे, उनके साथ मुलाकात की और खुद को पूरी तरह से संगठन में समर्पित करने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को पूरा तरीके से समर्पित करने का फैसला किया। सन 1942 से ही वो पूरे समय के लिए इस संघ के साथ जुड़कर उसके लिए काम करने लगे, अर्थात 1942 से ही वो इसमें जुड़ करके पूरे मन से अपने काम करने लगे इसमें, आरएसएस में। उन्होंने संघ शिक्षा में प्रशिक्षण लेने के लिए नागपुर में 40 दिनों की ग्रीष्मकालीन आरएसएस शिविर में भाग लिया और फिर उसके प्रचारक बने। फिर उसके बाद से वो उसके प्रचारक बने। 1955 में प्रचारक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में काम किया, अर्थात प्रचारक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में काम किया। आगे देखेंगे दोस्तों, तो भारतीय जनसंघ का निर्माण, अर्थात जो इस समय पार्टी है बीजेपी, उसका कैसे निर्माण हुआ भारतीय जनसंघ का, वो देखते हैं दोस्तों। सन 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था, अर्थात जो भारतीय जनसंघ का निर्माण किए थे वो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की पहले
उत्तर प्रदेश शाखा के महासचिव और बाद में अखिल भारतीय महासचिव के रूप में नियुक्त हुए। अर्थात डॉक्टर श्याम प्रसाद जी उनकी बुद्धिमत्ता और विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनके लिए कहा कि अर्थात जो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था, वो जो दीनदयाल उपाध्याय थे, उनके विचारों से, उनके बुद्धिमत्ता से प्रभावित इतने हो गए थे कि उन्होंने उनके लिए कहा कि अगर मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा, कि उन्होंने कहा अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत के राजनीतिक चेहरे को बदल देता। अर्थात वो कहते हैं कि अगर दीनदयाल उपाध्याय जैसे अगर एक और कोई रहा तो मैं पूरे अपने ये भारत की जो राजनीतिक चेहरा वो उसको पूरा बदल दूंगा। अगर ऐसे व्यक्ति मिल जाएं दीनदयाल की तरह तो मैं भारत के राजनीतिक चेहरे को बदल दूंगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी दीनदयाल उपाध्याय में, जिसकी वजह से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने यह बात कही होगी। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि किंतु सन 1953 में डॉक्टर श्याम प्रसाद जी की मृत्यु हो जाने के कारण इस संघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल जी पर आ गई। अब देखिए दोस्तों, 51 में भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। ठीक है, अर्थात 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ और 1953 में यह वहाँ उनका डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। अब उसके बाद से सारा जो बोझ था, अर्थात जो पार्टी का जो निर्माण हुआ था, वो सारा बोझ दीनदयाल के सर पे आया। और उसमें कहा जाता है कि उन्होंने किंतु सन 1953 में डॉक्टर श्याम प्रसाद जी का मृत्यु हो जाने के कारण इस संघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल जी पर आ गई। वे इसमें 15 साल तक जुड़े रहे, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय 15 साल तक जुड़े रहे और यह भारत की मजबूत राजनीतिक पार्टी में से एक बन गई। और यह भारत की मजबूत राजनीतिक पार्टी में से एक पार्टी यह बन गई भारतीय जनसंघ। ठीक है दोस्तों, पार्टी के अध्यक्ष बने, अर्थात यह पार्टी के अध्यक्ष भी बने भारतीय जनसंघ के। उसके बाद वे उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिए खड़े हुए। ठीक है, उसके बाद वे उत्तर प्रदेश की लोकसभा के लिए खड़े हुए। वे लोगों को अपने ओर आकर्षित करने में नाकाम रहे, अर्थात तब वो अपने ओर आकर्षित करने में नाकाम रहे और वो इस चुनाव में उनकी हार हुई। और लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हो गई। वर्तमान में यही भारतीय जनसंघ को हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। अर्थात वही जो पार्टी पहले थी, जो भारतीय जनसंघ थी, आज उसी पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, अर्थात बीजेपी के नाम से जानते हैं जो इस समय है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय जी का लेखक रूप में जो कैरियर था उनका, वो क्या था। अर्थात वह लेखक के रूप में उनका जो विचारें थी वो क्या क्या थी, वो क्या क्या किए थे एक लेखक के रूप में, वो देखेंगे दोस्तों। तो यह एक राजनेता के अलावा एक लेखक भी थे। अर्थात दोस्तों वह एक राजनेता के तो थे ही, और लेकिन वह एक लेखक भी थे। उन्होंने आज़ादी से पहले लखनऊ में एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया, जिसके बाद इस गुण को पहचान हुई। उन्होंने लेखक के रूप में निम्न कार्य किए हैं, अर्थात वह लेखक के रूप में निम्न कार्य किए हैं। आगे देखते हैं वो क्या क्या कार्य किए हैं। पहला दोस्तों साप्ताहिक समाज पत्र, ठीक है, पंचजनय, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश, अर्थात जो दैनिक समाज पत्र है नाम उसका है स्वदेश। नाटक लिखे, ठीक है, और नाटक में लिखे चंद्रगुप्त मौर्य। जीवनी में जो लिखे थे वो जीवनी में शंकराचार्य, ठीक है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। आगे हम देखेंगे उनकी जो साहित्यिक कृतियाँ थी वो क्या क्या थी। तो जो दोस्तों उनकी साहित्यिक कृतियाँ थी वो थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पहला था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, हाँ, भारतीय अर्थनीति, ठीक है, विकास की दिशा, 2 योजनाएं, ठीक है, 2 योजनाएं वादे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ था प्रदर्शन, हाँ, संभावनाएं, राष्ट्रीय जीवन की समस्या, ठीक है, डिवैल्यूशन, ठीक है, डिवैल्यूशन, ए ग्रेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों ए ग्रेट फॉल, ठीक है दोस्तों, ए ग्रेट फॉल। उसके बाद से राजनीतिक डायरी, ठीक है, राष्ट्रीय चिंतन, ठीक, और
इंटीग्रल, ह्यूमानिस और राष्ट्रीय जीवन की दशा आदि बहुत भी वो साहित्यिक कृतियाँ अपने जीवन काल में लिखे थे। तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, उनके जो विचार थे वो क्या थे दोस्तों, देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें दीनदयाल जी ने इन सभी के अलावा एक विचार भी थे। हाँ, इन सभी के अलावा और एक विचार थे। वे अपनी संबंध संस्कृति के आधार पर देश को बढ़ावा एवं उसका विकास करना चाहते थे। ठीक है, वो संबंध संस्कृति के आधार पर देश का बढ़ावा और उसका विकास करना चाहते थे और अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई पश्चिम अवधारणाओं को ख़त्म करना चाहते थे। अर्थात जो अंग्रेजों के द्वारा जो छोड़ी गई अवधारणाएँ थी उनको भी वो ख़त्म करना चाहते थे। आज़ादी के तुरंत बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन दीनदयाल जी गुलामी के इन वर्षों के बाद भारत के बारे में थोड़ा चिंतित थे। अर्थात जो गुलामी के इन वर्षों के जो बाद भारत के बारे में थोड़ा वो लेकर के चिंतित थे। हालांकि उन्हें यह पता था कि भारत लोकतंत्र शुरू से है, हालांकि उनको पता था कि भारत लोकतंत्र शुरू से ही है। यह अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने लोगों को सोच बदली कि लोकतंत्र केवल लोगों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने के लिए नहीं है, बल्कि मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए है। वे अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास उसके निवारण के लिए जा सकते हैं। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को सामने रखने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और शासन में शामिल किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के चलते उन्होंने देश में लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा को जन्म दिया। अर्थात वह लोकतंत्र जो हमारा देश है, जो लोकतंत्र हमारा देश है, इसको देखते हुए उन्होंने यह जो सामाजिक विचार बताए, उन्होंने बताया कि अगर बल्कि यह जो लोकतंत्र केवल लोगों का गुलाम बनाने एवं शोषण करने के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र जो है वो लोगों को गुलाम बनाने एवं उनके ऊपर शोषण करने नहीं है। ये नहीं कि लोकतंत्र के द्वारा कोई बन गया, सरकार बन गई, उसके बाद से उनके ऊपर शोषण करने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया लोकतंत्र का जो बताया कि क्या होता है, वो कहे कि बल्कि मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए है। ठीक है, वे अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास उसके निवारण के लिए जा सकते हैं। अर्थात जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को सीधा सरकार के पास लेकर जा सकते हैं। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को सामने रखने का पूरा अधिकार है। अर्थात हर व्यक्ति को अपने बातों को रखने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान किया जाना चाहिए और शासन में शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात उसे शासन में भी शामिल किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के चलते उन्हें देश में लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा दी और इस विचार के आधार पर उन्होंने लोकतंत्र के बारे में एक अलग पहचान बताई और उन्होंने अलग एक परिभाषा का जन्म दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि पंडित दीनदयाल जी के अभिन्न मानवतावाद। ठीक है, दीनदयाल जी मानवतावाद को अधिक बढ़ावा देते थे। ठीक है, जो मानवतावादी थे उनको अधिक बढ़ावा देते थे। उन्होंने मानवतावाद को एक अलग तरीके से परिभाषित किया है। अर्थात उन्होंने मानवतावाद को एक अलग तरीके से परिभाषित किया है। उनका कहना था कि मानव एक शरीर मात्र नहीं है। अर्थात वो कहते थे कि जो मानव है, मानव का एक शरीर ही मात्र नहीं है, बल्कि एक मन, बुद्धि और आत्मा भी है। अर्थात वहाँ एक मन भी है, बुद्धि है और आत्मा भी है। इसके बिना मानव शरीर का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कोई मनुष्य है, उसके अंदर बुद्धि, आत्मा, मन यह सब नहीं है तो उस शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि जो मानव का शरीर मात्र ही नहीं है, बल्कि शरीर के साथ बुद्धि, मन, आत्मा ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो उस शरीर का कोई अर्थ ही नहीं है। साथ ही उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र, व्यक्तिगत समाजवाद, पूंजीवाद आदि जैसे पश्चिम अवधारणाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वह व्यक्तिगत समाजवाद, अर्थात व्यक्तिगत मतलब अपने व्यक्ति के मतलब समाजवाद, पूंजीवाद ऐसे विचारधाराओं, ऐसे धारणाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भारत की सोच के विकास और उसके विस्तार में अड़चन डालने के लिए है। अर्थात ये जो व्यक्तिगत समाजवाद, पूंजीवाद की जो अवधारणाएं हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे भारत के विकास के विस्तार में अड़चन डालेंगे, अर्थात समस्याएं पैदा करेंगे। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है, ऐसा पंडित दीनदयाल जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा कि उनकी जो मानवतावाद को लेकर क्या विचारधाराएं थी।
तो आपको समझ आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी की रोचक बातें, अर्थात जो दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ रोचक बातें थीं वो क्या थी दोस्तों, आइए देखते हैं। दीनदयाल जी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, अर्थात वह अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। वे धोती एवं कुर्ता पहना करते थे और इसके साथ ही उनके सिर पर एक टोपी थी। ठीक है, आप जान सकते हैं कि साधारण व्यक्ति श्योर है कि धोती कुर्ता पहले के लोग पहना करते थे और सिर पे एक गमछे के जैसे मान लीजिए लपेट करके, अर्थात टोपी मान लीजिए, टोपी पहना करते थे। उनकी इस वेशभूषा के कारण उनके साथी उन्हें पंडित जी कहा करते थे। और इन्हीं जो वेशभूषा अक्सर करके जो धोती और कुर्ता पहनते हैं, इन लोगों को हम लोग पंडित ही कहते हैं। हम भी लोग आम भाषा में ऐसे लोगों को पंडित जी ही कहते हैं। तो वो लोग भी उस समय उनको इस सारे वेशभूषा में देखकर पंडित ही कहा करते थे। फिर बाद में उन्हें उसकी उपाधि मिल गई और फिर उनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उनका नाम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक महान ज्योतिषी ने उनकी जन्म कुंडली देखते हुए कहा था कि, अर्थात एक महान ज्योतिषी था, उनकी कुंडली देखते हुए कहा कि वे बड़े होकर एक बुद्धिमान विचारक एवं अग्रणी राजनेता बनेंगे जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे, किंतु उनका विवाह नहीं होगा। अर्थात एक ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखते हुए बता दिया था कि वह एक बड़े होकर के बुद्धिमान और विचारक अग्रणी राजनेता बनेंगे जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे, किंतु उनका विवाह नहीं होगा, अर्थात उनका विवाह नहीं होगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो कैसे मृत्यु हो गई वो चीज़ें इसमें हम आपको देखेंगे। देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अपने समाज सेवा और सुधारों के कार्य से चलते इन्हें जनसंघ पार्टी ने अपना अध्यक्ष घोषित किया। अर्थात यह समाज सेवा सुधारक के कार्यों के चलते इन्हें, जो उस समय जनसंघ पार्टी थी, उसका अध्यक्ष घोषित किया था। उपाध्याय जी एक ऑलराउंडर राजनेता थे। जैसे इस समय के हमारे क्रिकेटर में हार्दिक पांड्या जी ऑलराउंडर हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उस समय के ऑलराउंडर थे। अर्थात एक लेखक के रूप में थे, एक शिक्षक के रूप में थे, एक अच्छे राजनेता के रूप में थे। ऐसे तमाम प्रकार के उनके अंदर गुण थी, जिससे उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एक ऑलराउंडर राजनेता थे। लेकिन वे इस पद के लिए केवल 43 दिनों तक ही कार्यरत रहे, क्योंकि 44वें दिन यानी 11 फरवरी सन 1968 को सुबह उन्हें मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मृत पाया गया। ठीक है, अर्थात लेकिन 43 दिन तक ही वह इस पद पे रहा था। जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष जो पद था उस पे 43 दिन तक ही रहे। अगले 44वें दिन ही 11 फरवरी 1968 को सुबह मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मृत पाया गया। कहा जाता है कि दीनदयाल की बजट सत्र के लिए पटना यात्रा करने के लिए निकले थे। इसके बाद मुगल सराय स्टेशन के पास उनकी बोगी ट्रेन से अलग हो गई। यह कहा जाता है कि उनकी ट्रेन में चोर ने हमला किया था और उन्होंने ही उनकी हत्या की थी, किंतु यह सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है। अर्थात पूरा श्योर नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, एक अनुमान लगाया गया है कि 11 फरवरी 1968 को सुबह उनकी जो रेलवे स्टेशन पास मृत पाया गया। तो दीनदयाल जी का बजट सत्र के लिए पटना यात्रा करने के लिए निकले थे। इसके बाद मुगल सराय स्टेशन के पास उनकी बोगी ट्रेन से अलग हो गई। यह कहा जाता है कि ट्रेन में चोर हमला किया था और उनकी हत्या उन्होंने ही की थी, किंतु यह सिर्फ अनुमान लगाया गया है। इसलिए इनकी मृत्यु अब तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 12 फरवरी को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ने उन्हें अन्य प्रसिद्ध नेताओं के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दिन दिल्ली के सभी कार्यालयों एवं दुकानों को बंद रखा गया था। देशवासी अपने एक महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर चल दिए थे। ठीक है, अर्थात वह एक बहुत अच्छे राजनेता थे, जिससे उस दिन सारे दुकानें, कार्यालय सब बंद हो गए थे और सारे प्रतिष्ठित जो नेताएं थे, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ये सारे लोग उनके श्रद्धांजलि देने के लिए
अर्पित हुए। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दीनदयाल जी की जो धरोहर थी वो क्या थी। तो उनकी जो धरोहर थी दोस्तों, सन 2016 में बीजेपी सरकार ने उनके नाम पर कई सार्वजनिक संस्थाओं का नाम रखा। ठीक है, 2016 में बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों का नाम रखा। उनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क मार्ग भी है। यहाँ तक भी उनके नाम से सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरुआत की। अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश बीजेपी राज्य सरकार ने इनके सम्मान में मुगल सराय स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखते हुए प्रस्ताव रखा। ठीक है, क्योंकि उनका मृत शरीर उसी स्टेशन के पास पाया गया था, लेकिन इसका काफ़ी विरोध किया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि स्टेशन का नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दीनदयाल जी का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। इसके अलावा दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी उपाध्याय जी एवं उनके कार्य के लिए प्रश्न उठाए गए हैं। अर्थात समाजवादी पार्टियों का कहना है कि मतलब यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई योगदान नहीं दिए हैं, तो जो मुगल सराय जो स्टेशन है उसका नाम नहीं बदला जाएगा। ऐसे विरोध भी हुए। आगे देखते हैं दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी के अनमोल वचन क्या क्या हैं दोस्तों। तो लास्ट ये हम देखते हैं कि उनके क्या क्या अनमोल वचन थे। तो पहला है दोस्तों, जब राज्य में आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों शक्तियां आ जाती हैं तो इसका परिणाम धर्म की गिरावट होता है। अर्थात जो उनका कहना था कि जब राज्य में आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है, दोनों शक्तियां आ जाती हैं तो इसका परिणाम धर्म का गिरावट होने लगता है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा दोस्तों, पिछले 1000 वर्षों में हमने जो भी अपनाया है, फिर चाहे वो हमने उसे मजबूरन अपनाया हो या इच्छा से हमें उसे त्याग नहीं सकते। अर्थात जो भी हमने बीते हुए समय में अपनाया है, चाहे मजबूरी से चाहे जो भी, तो उसे हमें त्यागना नहीं चाहिए, त्याग नहीं सकते। ठीक है, त्याग नहीं सकते हैं। आगे उन्होंने कहा इसी क्रम में ही, स्वतंत्रता का तभी कोई अर्थ है। अर्थात वो बताती है कि स्वतंत्रता का तभी कोई अर्थ है जब हम हमारी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए साधन बने। ठीक है, जब हम हमारी संस्कृति अर्थात हम अपनी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए साधन बनेंगे, तभी स्वतंत्रता का कोई अर्थ होगा। अर्थात नहीं तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम हमारी संस्कृति का साधन नहीं बनते हैं तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा पंडित दीनदयाल जी कहते हैं। मतलब उनका यही कहना है कि स्वतंत्रता का तभी कोई अर्थ होगा, तब अर्थ कोई इसका होगा स्वतंत्रता था जब हमारी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए साधन बने। यानी जब हम ही हमारी संस्कृति के लिए साधन बनेंगे तभी स्वतंत्रता का कोई अर्थ होगा। ठीक है, आगे उसी में कहते हैं, नैतिकता के सिद्धांत किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात नैतिकता का जो सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उन्हें खोजा जाता है। अर्थात परिश्रम के साथ उसे खोजा जाता है, किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। आगे देखेंगे, भारत में नैतिकता के सिद्धांत को धर्म के रूप में जाना जाता है, यही जीवन का नियम है। अर्थात जो भारत में जो नैतिकता के सिद्धांत को धर्म के रूप में जाना जाता है, अर्थात धर्म के रूप में जाना जाता है और यही जीवन का नियम है। तो ये थे दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो में जो भी मैंने बताया दोस्तों समझ में आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ करिएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के बारे में आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको और कुछ पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।